नमस्कार दोस्तों। जब मुझे पता चला कि मेरा पति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है तो मैं हैरान रह गई। वो कहते हैं ना कि हसीन पति और मीठा खरबूजा किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं तो सातवें आसमान पर थी। मेरा पति वाकई बहुत खूबसूरत था और अमीर भी। वो बहादुर भी था। सुना था कि उसका किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने ऐसी उसकी पिटाई की कि सारे शहर ने देखा। उसकी तो वीडियो भी बनी हुई थी जो कि एक वेबसाइट पर पड़ी थी और लोगों ने नीचे बड़े बड़े कमेंट्स किए थे। यानी एक मशहूर और खूबसूरत और बहादुर इंसान से मेरी शादी हो रही थी। उसका नाम शर्विन था। नाम भी क्या खूब था। मैं बहुत खुश हो गई कि मेरी किसी न किसी अच्छे इंसान से शादी हो रही है। वह भी बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। हमारी जोड़ी अच्छी बनी थी, बल्कि अभी भी अगर देखा जाए तो मैं ज़्यादा खूबसूरत थी। खैर, शादी की तैयारियां होने लगी और मेरी भी शादी हो गई। जब मैं घर में आई तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे से अपनाया कि सारे शहर ने देखा। हमारी शादी शहर की सबसे बड़ी शादियों में से एक थी। सबको पता था कि मोदी इंडस्ट्रीज के मालिक की शादी हो रही है और हर चीज़ पहली चीज़ से ज़्यादा बेहतर थी। मेरे लिए उन्होंने खुद ही सब कुछ बनाया था और वो भी देखने के काबिल था। लेकिन शायद हम लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि हमारी खुशियों को भी नज़र लग गई। खुशियों को नज़र लग ही जाती है ऐसी बड़ी बड़ी शादियों में। बाद में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, कुछ बुरा भी होता है। लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे मामले में इतनी ज़्यादा हो जाएगा और इतना बुरा हो जाएगा। अभी मेरा पति मेरे कमरे में आने ही वाला था। अभी बहुत सी रस्में थीं, बहुत सा समय लगने वाला था। शायद जब वो मेरे कमरे में आता तो तब करीबन सुबह ही हो जाती। लेकिन ये लोग अमीर लोग थे। ये तो 12 बजे उठते थे, इसलिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। खैर, मेरा पति मेरे कमरे में आने वाला था। मुझे ये खबर मिल ही गई थी। मुझे फिर से तैयार किया गया। मेरा जो मेकअप ख़राब हो गया था वो सही किया गया, बल्कि मुझे सिंपल कपड़े पहनने को कह दिया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का कोई शौक़ नहीं है, तुम रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पे कोई रिवायती काम नहीं होता। अगर उसे तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का शौक़ हुआ तो फिर तुम किसी दिन और दुल्हन बन जाना। और बात ऐसी ही थी। मेरे लिए जो साज समाज लिया गया था वो ऐसा ही था कि अगर मैं रोज़ तैयार होती तो भी मैं दुल्हन नहीं लगती। इतने बड़े बड़े कामदार सूट और उसके साथ के जेवर पहनने का जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। मेरी किस्मत चमक उठी थी। मेरा पति मेरे कमरे में आया तो उसकी चाल कुछ मुझे अजीब सी लगी थी। मुझे लगा कि यह अमीर आदमी है, शायद नशे में होगा। लेकिन उसने कहा कि वह शराब को हाथ नहीं लगाता क्योंकि उसे अपनी सेहत से बहुत मोहब्बत है। लेकिन वो बार बार खांस रहा था। कभी अपने मुंह पर हाथ लगाता तो कभी पेट पर, और कहने लगा कि मुझे इतनी मिठाई खिला दी है कि लगता है कि मेरा पेट से कोई गड़बड़ होने वाला है। मैं इस बात पे मुस्कुरा दी। अभी उसने मेरा हाथ ही पकड़ा था कि उसे अचानक से उल्टी आई और वो बेहोश हो गया। मैं इस बात को देखकर बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। मैंने तुरंत लोगों को बुला लिया, उसे अस्पताल ले गए। मुझे साथ नहीं जाने दिया, लेकिन जब पता चला कि रास्ते में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और डॉक्टर ने भी ऐसी बात बताई कि हम सब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं अपनी बहनों में से सबसे खूबसूरत थी। मेरी सारी बहनों की शादी हो चुकी, अब सब अपने अपने घर को हो गई थीं और मेरे बाबा भी इस दुनिया से जा चुके थे। सिर्फ माँ ही बची थी। मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया था। मैं अपने दूल्हे का इंतज़ार ही कर रही थी। पता नहीं उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। ये सब कुछ इतना अजीब था। लोग कहते हैं कि शादी के अगले दिन दुल्हन अस्पताल जाती है, लेकिन यहाँ तो मेरा पति ही शादी की रात में अस्पताल चला गया था। ये लोग पढ़े लिखे समझदार थे और अमीर भी थे, इसलिए ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या पता दिल में सोच रहे हों कि कहीं मैंने ही तो कुछ नहीं किया। पर जब डॉक्टर ने हमें यह बताया कि उसे जहर दे दिया गया है तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। भला मैं अपने पति को जहर क्यों देती? मुझ पर किसी का शक नहीं था और मैंने ऐसा किया भी नहीं था। पर यह किसने किया ये बात समझ में नहीं आई। खैर, जिसने भी किया था वो बचने वाला नहीं था। हम उसे बाद में पकड़ ही लेते। अभी सब मेरे पति की ज़िंदगी की दुआ करने लगे थे और मैं समझ गई कि मुझे नज़र लग गई है। अब तो बस भगवान से ही दुआ कर रही थी। लेकिन मेरा पति इस दुनिया से चला गया था। उसे इतना ज़्यादा जहर दे दिया गया था कि उसके जिस्म के सारे ज़रूरी अंग फेल हो गए थे और उसे आखिरी वक्त में कुछ बोलने तक की मोहलत ना मिली। मेरे नसीबों को आग लग गई थी। मेरे हाथों पे अभी सुहाग की मेहंदी लगी थी, आंखों में ख्वाब थे, दिल में अरमान थे। मैं तो कुछ घंटों की दुल्हन ही थी कि मेरा दूल्हा
अब इस दुनिया से चला गया था। लोग मुझे डायन कहने लगे, मुझे भला बुला कहने लगे कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। ये एक हादसा था जो ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होता, और जब होता है तो जो मर जाए उसके साथ दूसरा भी मर जाता है, क्योंकि दुनिया वाले उसे जीने नहीं देते। मेरे पति की आखिरी रस्में पूरी कर दी गई थीं, तो फिर इस सब बात पर सर जोड़ कर बैठ जाए कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। उन्होंने कहा कि वह तो अच्छा भला दुल्हन के कमरे में गया था, लगता है दुल्हन ने कुछ किया है। शायद यह हमारे दुश्मनों की भेजी हुई है। हमारे तो इतने सारे दुश्मन हैं। उन सब ने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया था। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, पर किसी ने कुछ भी नहीं सुना, और ना ही मैं कुछ कर पाई। मेरे माँ बाप भी मेरे लिए कुछ ना कर सके। माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, और माँ बेचारी क्या करती। अगर मेरी माँ किसी को बहुत बड़े ओहदे पर होती, बहुत अमीर होती, तो वो शायद मुझे तब भी ना बचा पाती, क्योंकि इन लोगों के हाथ बहुत लंबे थे। लेकिन मेरी माँ तो एक आम औरत थी, जिसने स्कूल में पढ़ा के अपनी सारी बेटियों की शादी की थी, और जो इस बात पे खुश थी कि चलो एक बेटी इतने अच्छे से घर में चली गई हो तो बाकियों का भी ख्याल करेगी। लेकिन मेरा घर तो उजड़ गया था। मैं जेल चली गई। जब जेल में दाखिल हुई तो सब लोग मुझे अजीब अजीब सी नज़रों से देखने लगे और धुतकारने लगे। एक औरत मेरे पास आई और उसने मुझे बालों से पकड़ के ज़मीन पर धक्का दे दिया था। उसने कहा कि हम सब यहाँ पर गुनाह करके ही पहुँचे हैं। हमने कोई ना कोई बुरा काम किया, लेकिन अपने ही पति को शादी की रात जहर दे देना एक निहायत ही घटिया काम है। तू तो इतनी बड़ी खूबसूरत है, लगता है कि तेरा किसी और के साथ भी चक्कर था, तभी तो अपने पति को तूने मार डाला। अपने आशिक के साथ मिलके अपने पति को कहानी में से निकाल के फेंक दिया। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लोगों ने मुझे न सिर्फ कातिल बल्कि बरकिदार भी जाना, और कहा कि इसी ने अपने पति को इसलिए मारा क्योंकि इसका चक्कर किसी और के साथ होगा। ये बातें सिर्फ जेल के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रही थी। मेरी कहानी बन चुकी थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। लोगों की ज़ुबान पर सिर्फ मेरी बात थी, और जब तक लोगों को दूसरा काम ना मिलता वो मुझे ही डिस्कस कर रहे थे। सब यही कह रहे थे कि लगता है कि लड़की का किसी न किसी के साथ चक्कर जरूर है। मेरी माँ को यह सब सुनना पड़ रहा था। मेरी बहनों के घर में उनको भी ताने पड़ रहे थे कि तुम्हारी बहन तो ऐसी निकली, इसने तो अपने पति को ही जहर दे दिया। उसकी ज़िंदगी भी मुश्किल से हो रही थी, और मैं दिन रात रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी फिर ज़िंदगी में एक अजीब सी रात आई, और वो जेल की जेलर थी। वो बड़ी ही अजीब सी औरत थी, बहुत लंबे कद की थी और ज़रा सी बात पर हाथ उठाती थी। थोड़ी सी गलती होती तो माफ़ नहीं करती थी। एक दिन वो मेरी कोठरी में आई। मैं फ़िलहाल इस कोठरी में अकेली ही थी, क्योंकि मेरे साथ कोई औरत नहीं थी। उसने कहा कि तेरा नाम ही है बीना। मैंने कहा जी। वो बोली, वही है ना जो अपने पति को मार कर आई है? मैंने कहा नहीं, मैंने अपने पति को नहीं मारा है, उसको किसी दुश्मन ने जहर दिया था। मैं तो उसको दिल से अपनाकर हम सफ़र मानती थी। ऐसा क्यों करती भला? उसने कहा कि सफाइयाँ नहीं चाहिए मुझे, मेरे साथ मेरे कमरे में आ जा। और मैं उसके साथ उसके कमरे में, तो वहाँ पर बहुत सारी रोशनी थी। उसने मुझे गौर से देखा। उसने कहा कि तू जो भला की खूबसूरत, खैर अब तूने मारा हो या किसी और ने, वो तो मर गया। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है ये सोचो। मैं हैरान हुई कि मैं जेल में हूँ और मुझे से ये क्या पूछ रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो अब जेल में ही गुजरने वाली थी। मुझे यहाँ से कोई निकालने वाला भी नहीं था। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि कभी कभी जिसका कोई सहारा नहीं होता या फिर केस लड़ने वाला नहीं होता, उसके लिए केस पुलिस लड़ती है और उसे निकाल देते हैं। शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ जाती। मैंने कहा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। वह कुछ खा रही थी और मेरी बात सुन रही थी, और ऐसे खा रही थी जैसे कोई जानवर खाता है। चिकन की बोटियाँ हाथ में उठाकर अपने मुंह से नोच नोच कर खाने में बिजी थी। उसने कहा, और क्या करना चाहती है? मैंने कहा, मेरी माँ अकेली है, मेरी सारी बहनें अपने घर की हो गई हैं, मैं अपनी माँ के साथ जाकर रहूँगी। मैं अपनी सभी बहनों से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हूँ, कोई नौकरी कर लूँगी। उसने कहा, और क्या करेगी? मैंने कहा, और अपनी माँ का ख्याल रखूँगी, और ज़माने में जो मेरे खिलाफ़ बातें हो रही हैं उन्हें गलत साबित करूँगी। उसने कहा, अच्छा धंधा करेगी। जब उसने यह बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब है? ये आप क्या कह रही हैं? उसने कहा कि सीधी सी बात है भाई,
सीधे तरीके से कह रही हूँ। उसने मुंह से हड्डी निकालकर एक तरफ फेंकी। इतनी तो खूबसूरत है, ये काम तेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा नहीं, मैं शरीफ ख़ानदान से हूँ। उसने कहा हाँ, तभी तो अपने पति को मार कर आई है। मैंने कहा मैंने अपने पति की जान नहीं ली। मैं ज़ोर से चिल्लाई तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसने कहा धंधा करेगी या नहीं। मैंने कहा यह सब कुछ करते हो तुम यहाँ पर। उसने कहा हाँ करते हैं, जब तेरे जैसी कोई खूबसूरत लड़की आ जाती है तो फिर करना पड़ता है, वरना तो यहाँ पर सारी उजड़ी हुई बिगड़ी हुई बूढ़ी और मुखी औरतें आती हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। उनसे बंदा काम ही करवा सकता है और तू कुछ करवा नहीं सकती। लेकिन तेरे जैसे पीस की इस जेल में कभी कभी आती है। हम हाथ से मौका जाने नहीं देना चाहते। अरे हमारी पगार से भी तो हमारा 10 दिन का खर्चा भी नहीं निकलता, इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ता है। बेबी यही दुनिया है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। उसने कहा चल, मुझे तो तेरी रजामंदी जाननी थी। अगर तू आराम से मान जाती तो मामला ज़रा सीधा हो जाता, लेकिन अब तू आराम से नहीं मान रही तो फिर खैर है, हम ज़बरदस्ती कर लेंगे। मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ कि जैसे मैंने अपनी मौत देख ली है। मैंने कहा क्या मतलब, ज़बरदस्ती कर लोगे? उसने कहा हाँ। फिर और क्या करें, मौका नहीं जाने दे सकते। उसे 2 औरतों को बुलाया और जो मुझसे ज़बरदस्ती कही जाने लगी। यही समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वे मुझे एक जेल में बंद करके चली गई, लेकिन यह वो जेल नहीं थी जहाँ पर मैं पहले रह रही थी, पर एक छोटा सा ही कमरा था। मैंने सोचा कि चलो इज्जत के गवाह जाने से बेहतर है कि मैं कैद में ही रहूं। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक आदमी दाखिल हुआ। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, पर शक्ल से पुलिस वाला लग रहा था, पर पुलिस की वर्दी में नहीं था। इस जेल के अंदर मुझ पर वह जुल्म भी हो गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे दिमाग में अभी भी मेरे पति की यादें थीं। मैं उसे वफ़ा करना चाहती थी, जबकि मैंने उसके साथ मुश्किल से आधा घंटा ही गुजारा था। मैंने तो उसे अपना सब कुछ मान लिया था। वह इतना खूबसूरत था, कितना हसीन था, कितनी जवान मौत थी, कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मुझे यह सब कुछ परेशान कर रही थी। फिर मुझे पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, मुझे यहाँ फेंका गया। पर आप जब सोचते हैं कि इससे बुरा क्या होगा तो इससे भी बुरा हो जाता है। इंसान सोचता है कि इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत इससे ज़्यादा भी मुश्किलें आपको डाल देती हैं। और मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे वापस मेरी कोठरी में फेंक दिया गया। अब वहाँ पर कोई नई औरत आई थी। अब वो मेरे साथ रहने लगी और मेरी हालत भी बहुत बुरी थी। तो उसने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पहले तो मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। ये शायद अच्छी औरत थी जो बाकियों की तरह मुझ पर तंज नहीं कस रही थी, क्योंकि उसने मेरी हालत देखी थी कि कितनी बुरी हो गई थी। उसने कहा कि ये दुनिया ही ऐसी है, तू ये समझ के बड़ी जेल में से निकाल के छोटी जेल में आ गई है। तेरे जैसी खूबसूरत हसीन लड़की, वह भी बेवफा है, जिसके सिर पे न बाप है न भाई। तेरे साथ इससे भी बुरा होने वाला था। यहाँ पर आ गई है तो बच जाएगी, 1-2 जगह भटकेगी, अगर बाहर रहती तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती। मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी बातों से मुझे कोई तसल्ली नहीं मिल रही, उल्टा वह मेरे जख्मों पे नमक ही छिड़क रही थी। मैं चुपचाप बैठी रही, और मैं कर भी कह सकती थी। औरत आखिरकार क्या कर सकती है सिवाय रोने के? वह कुछ नहीं कर सकती। हाँ, यह बात अलग है कि अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और शायद मैं उन औरतों में से नहीं थी। मेरी ज़िंदगी जेल में गुजर रही थी। मेरे साथ बुरे से बुरा हो गया। मेरी आंखों से आंसू थमते नहीं थे। खाना तब खाती थी जब भूख से बेहोश होने वाली होती थी। क्या यही थी मेरी ज़िंदगी? क्या मैंने ऐसे ही जीना था? मुझे अपने लिए कुछ काम चाहिए था। इस जेल में मेरी इज्जत के साथ साथ बार बार खेलने लगे थे। वह जेलर औरत सबके साथ ऐसा ही करती थी। मेरे अलावा फ़िलहाल यहाँ पर कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी, इसलिए उसकी सारी नज़र मुझ पर ही टिकी रहती थी। वो मुझ पर जुल्म भी करती, मुझसे यह सब भी करवाती, मुझे ताने भी देती थी, लेकिन मुझे और कोई काम नहीं करवाती थी। कहती थी कि इसकी खूबसूरती ख़राब नहीं होनी चाहिए। एक दिन जब मैं सब्ज़ी काटने बैठ गई तो उसने मुझे उठा लिया और कहा कि यह सब नहीं कर। वह तो मुझे धूप में निकालने भी नहीं देती थी। मैं हैरान होती थी कि यह किस्म किस्म की औरत है, यह किसकी माँ है, किसकी बीवी है, उसने अपने बच्चों की क्या तरबियत की होगी। इसको सारी जेल की औरतें बद्दुआएं देती थी, कहती थी कि यह मर जाए तो ही अच्छा है,
और फिर एक दिन जाने किसकी बददुआ लग गई थी कि वह जेल की छत से गिर गई। इस वक्त वहीं पे कोई औरत नहीं खड़ी थी। अगर कोई भी खड़ी होती तो उसे वह भी धक्का देना अपना फ़र्ज समझती, लेकिन शायद वो खुद ही पांव फिसलने की वजह से नीचे गिर गई और उसके बाद उसकी आंख शायद जहन्नुम में ही खुली होगी। लेकिन हमें ज़्यादा दिन का सुकून नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद फिर से एक बहुत ही सख्त किस्म की जेल औरत आ गई थी। पर यह हम में से कोई भी उल्टा काम नहीं करवाती थी। मेरे अच्छे रवैये की वजह से और कम उम्र की वजह से फिर से मेरा केस ओपन करवा लिया गया। जिन्हें नए नए वकील बने होते हैं और उनको ऐसे केस की फ़ाइल दे दी जाती है जिनका कोई भी नहीं होता, तो वह केस लड़के तजुर्बा हासिल करते हैं। मेरी फ़ाइल भी शायद किसी वकील के हाथ लग गई थी। वह भी एक औरत ही थी। उसने मुझे मजलूम जाना और मुझसे मिलने के लिए आई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। उसने कहा, यह बात तो कोई पागल भी समझ सकता है कि अगर किसी औरत की शादी इतने अमीर आदमी से हो रही है तो वह पहली ही रात उसे जान से क्यों मारेगी, जबकि अगर वह बीवी से बनी रहेगी तो उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जब किस्मत में कुछ बुरा होना होता है तो इस तरह की बातें एक तरफ चली जाती हैं और उन पर कोई गौर भी नहीं करता। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। उसने वाकई मेरी मदद की और 11 महीने के ट्रायल के बाद मुझे जेल से आज़ादी मिल गई। मैं पूरे 4.5 साल के बाद बाहर निकली थी। जब मेरी शादी हुई थी तो इस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी और अब मैं तकरीबन 23 साल की होने वाली थी। अभी भी खूबसूरत थी और कुंवारी तो रही थी, लेकिन खूबसूरत ज़रूर थी। सोचा कि किसी की बीवी बनकर बाकी की ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारूंगी। अपनी माँ से मिलना चाहती थी। मुझसे मिलने कोई नहीं आया था, लेकिन मेरी आज़ादी की खबर मेरे घर वालों को दे दी गई। ये उस वकील ने बताया था। खैर, मैं अपने घर चली गई तो वहीं पर मेरी एक बहन बैठी थी जो मेरे तीसरे नंबर वाली बहन थी। शायद माँ से मिलने आई थी, लेकिन वह कभी मिलने के लिए नहीं आती थी क्योंकि उसका पति बहुत ही ज़्यादा सख्त था। वह उसे बाहर आने जाने के लिए नहीं देता था। खैर, मैंने उसे देखा तो गले से लगाने की कोशिश की। आखिर में मैं अपनी बहन को इतने अरसे के बाद देख रही थी, लेकिन उससे मुझसे दूर झटका दिया और कहा, तू कहाँ से आई है? कल मोहल्ले में तेरी वजह से हमारे सारे ख़ानदान की इतनी बेइज्जती हुई और तू मुंह उठाकर यहाँ आ गई है। मैंने कहा, मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा, कौन सी माँ? तेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। वह तो ज़माने की बातें सुन सुनकर ही मर गई और तेरी वजह से मुझे तलाक हो गया। सब ने कहा कि तेरी बहन ने अपने पति को जान से मार डाला, तो तू भी अपने पति को जान से मार देगी। यह घर पर अम्मी ने मेरे नाम कर दिया है और मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहती हूँ और तेरे लिए यहाँ पर अब कोई जगह नहीं है, तो यहाँ से जा सकती है। उसे तो मुझे अंदर पाँव भी रखने नहीं दिया था, बाहर से ही सब कुछ ख़त्म कर दिया, जीते जी मार डाला था। अब मैं हैरान रह गई कि बाद में पता चला कि उसने इस घर के बदले में किसी और शख्स से शादी की है। यानी किसी शख्स को यह कहा कि यह वह घर उसके नाम कर देगी, बस वह उसे शादी कर ले और उसके बच्चों का खर्चा उठाए, क्योंकि उसके पास कमाने वाला कोई नहीं था और आजकल में ही उसकी शादी थी। यह सब वो मुझे सामने वाली आंटी ने मुझे बताया था, जिन्होंने मुझे देखा तो मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लिया। लेकिन मैं वहाँ हमेशा नहीं रह सकती थी। मोहल्ले वालों ने यहाँ तक बहुत पहुँचा दी थी कि मैं वापस आई हूँ। अब वह मुझसे बात करना चाहते थे, पता नहीं किस लिए। यह तो सारी कहानी जानने के लिए और या फिर मुझे ताने देने के लिए थे, और मैं उन दोनों के ही मूड में नहीं थी। मेरी ज़िंदगी तो जैसे बर्बाद हो चुकी थी। मैंने सोचने लगी कि मेरा क्या कसूर था, मैंने किया ही क्या है। मैं तो सिर्फ इस बात से खुश थी कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो रही थी। क्या मुझे इतनी बुरी नज़र लग गई थी कि मेरे अभी भी बचत नहीं होने वाली थी? मुझे अभी भी कहीं सुकून मिलने वाला नहीं था। कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? मैंने अपनी बहन से कहा कि देखो, शाम होने वाली है, मुझे एक रात के लिए तो यहाँ रुकने दो। यह वही घर है जहाँ हम सब ने इतना अच्छा वक्त गुजारा है। हमारा बचपन भी इसी घर में गुजरा है और जवानी भी। हम लोग इसी घर से दुल्हन बनकर विदा हुए थे। इतना जुल्म नहीं करते हैं। उसने कहा कि अगर मैंने तुम्हें एक रात भी यहाँ रुकने दिया तो मेरी ज़िंदगी फिर से बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी वजह से। मुझे मेरे शौहर, मेरे बच्चों के बाप ने छोड़ दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब तुम क्या चाहती हो कि मेरा मंगेतर भी मुझसे नाराज़ हो जाए, वह भी मुझे छोड़कर चला जाए? वह भी मुझे अच्छा इंसान नहीं है। उसकी 2 बीवियां हैं, फिर भी वो मुझसे शादी कर रहा है, वो भी लालच में आके।
मेरे हालात तुमसे भी ज़्यादा बुरे हैं। तुम्हारे साथ तो कोई नहीं था, मगर मेरे साथ तो 3-3 जानें थीं। मेरी बहन थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली कि मुझे माफ़ कर दो, फिर यहाँ से चली जाऊँ। मैंने सिर झुका लिया और कहा कि ठीक है, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा नसीब अच्छा हो। मैंने तुम्हारे साथ जानबूझकर कुछ नहीं किया, यह तुम्हें भी पता होगा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि एक इंसान खुद मुसीबत में पड़ा है, वह किसी और के लिए मुसीबत कैसे बन सकता है। वह तो खुद इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गया है। क्या मेरे लिए यही सब कुछ आसान था कि मेरा पति शादी की रात में ही मर गया और मुझे बाहर निकाल दिया क्या, वो भी इतने अच्छे से। यह तो ऐसा ही था कि अभी मैंने अपने ख्वाबों को पूरी तरह से जिया भी नहीं था, मुझे झटके से जगा दिया गया। मैं इधर उधर फिरती रही और रात हो गई तो सड़क पर बैठकर रोने लगी। और मैं जाती तो जाती भी कहाँ जाती। शायद इस औरत ने ठीक ही कहा था कि वह दुनिया की सबसे बड़ी जेल है और तुम छोटी जेल में आ गई हो। वहाँ पर तुम्हारे साथ ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि अब रात थी और मैं इतनी खूबसूरत लड़की सड़क पर बैठी थी, अकेली और बेसहारा, जहाँ मेरा ना तो घर था और ना ही कोई बहन। वो यहाँ से 2 गलियों के फंसाने पर था, लेकिन मैं पनाह लेने के लिए वहाँ नहीं जा सकती थी। मुझे बहुत भूख भी लग रही थी, आसमान की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। जब मैं इस जेल में थी तो मुझे बहुत से लोग मिले। मैंने उन सब से बारी बारी से मदद की अपील की थी। एक शख्स को मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहूँगी, बस मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल लो। यह उस दिनों की बात है जब मैं जेल से निकलना चाहती थी, लेकिन 5.5 साल में ऐसे वक्त भी आया जब मैं वहाँ पर रहने की आदी हो गई थी। तो उस आदमी ने मुझसे कहा था कि मुझे घंटी बजाने का शौक़ है, लेकिन गले में पहनने का नहीं। वैसे भी मेरी पहले से ही एक बीवी है। पता कि कौन से ऐसे पति होते हैं जो अपनी बीवियों के साथ इतने बड़े धोखे करते हैं, और वो मासूम औरत को कौन होती हैं जिनको इस बारे में पता नहीं चलता और फिर भी उनके साथ ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। मुझे तो लगता है कि औरतों को ऐसी बातों का पता होता है, लेकिन वो मजबूरी में कुछ नहीं बोलती। यह मजबूरी है तो इंसान को जगह जगह जलील करवाती है। थोड़ी देर बाद मैंने सामने देखा तो एक आदमी खड़ा था, लेकिन वह मेरी तरफ नहीं देख रहा था। शायद वह कोई फ़कीर था, शायद वह भी भीख मांगता मांगता यहाँ फिर रहा था। मैं सोचने लगी कि क्या मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होगी, क्योंकि अब अगर मुझे ज़िंदा रहना था तो ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। क्या मैं भी सड़कों पर भीख मांगती फिरूंगी? यह वही मोहल्ला, वही शहर था जहाँ मेरी जवानी और बचपन गुजरा था। यहाँ पर मेरी सहेलियाँ भी थीं, रिश्तेदार भी थे, टीचर्स भी थे, दुकानदार भी मुझे जानते थे। क्या वो सब मुझे भीख मांगते हुए देखते? क्या सोचते मेरे बारे में, और मैं क्या करती? मैंने सोच लिया था कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। शायद मुझे बहुत पहले भी खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। ऐसी ज़िंदगी से तो बहुत अच्छा था कि मर जाओ। ऐसे जीने से क्या फ़ायदा? मुझे तो उस सही समय मर जाना चाहिए था जब मेरा पति मर गया था। उसके साथ मेरी भी लाश निकलती तो मुझ पर इतने जुल्म ना होते। हाँ, यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची, लेकिन अगर अब मेरे दिल में यह बात आई थी तो मुझे इस पर अमल भी करना था। मैंने सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। बस सुबह हो जाती और मुझे मौत का कोई बहाना मिल जाता। लेकिन अभी वहीं पर बैठे रो रही थी कि कुछ बहुत अजीब हुआ, इतना अजीब कि जिसके होने की उम्मीद भी नहीं थी। जब पलट कर देखा तो कदमों तले ज़मीन निकल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैं हैरान रह गई, तो ये वही फ़कीर था जो थोड़ी देर पहले मेरे सामने था, और मैं डर के पीछे हट गई। मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा कि कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? उसने कहा कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। इसी मोहल्ले का हूँ, यहाँ पर भीख मांगते हुए काफ़ी अरसा हो गया। उसकी आवाज़ जवान लग रही थी, लेकिन हुलिया बूढ़ा सा था। मैंने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? मजबूर तरीके से पेश आ रही थी। कहने लगा कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब उसने ऐसी बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि अच्छा, मेरे बारे में सब जानते हो, इसलिए मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हो। तुम्हें पता है कि मैं बदनाम हूँ, मुझे लोग मनहूस कहते हैं, यहाँ तक कि कातिल भी समझते हैं। जेल काट के आई हूँ, इसीलिए मुझसे शादी करना चाहते हो? उसने कहा कि तुम जो भी समझ लो, पर क्या तुम यह नहीं जानती कि अगर अब किसी ने तुमसे शादी नहीं की तो तुम्हारी ज़िंदगी के साथ क्या होगा? मैं खामोश हो गई, क्योंकि बात तो ऐसी ही थी। उसने कहा कि मुझसे शादी कर लो, फ़ायदे में रहोगी।
मैंने कहा कि मुझे फ़ायदा नुकसान की नहीं पड़ी, मेरे साथ इतना कुछ हो गया है कि अब मुझे फ़ायदा या नुकसान नहीं दिखता। उसने कहा तो फिर मेरे साथ शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक तरफ बैठ गई और रोने लगी। क्या मुझ पर ये दिन आ गए थे कि मैं एक फ़कीर से शादी कर लेती? लेकिन मैं ज़िंदगी की ऐसी ऐसी हकीकत देख के आ रही थी कि अब सोचने बैठना भी गुनाह था। मैंने कहा कि ठीक है, हाँ मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि फिर आओ मेरे साथ। मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ ले गया। मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन चेहरे से क्या फ़र्क पड़ता था। हमारी शादी हो गई। मेरे सामने बस शादी के पेपर आए, पर मैंने दस्तखत कर दिए थे। मैंने उस पर कुछ भी देखा या पढ़ा नहीं था। उसने कहा था कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मुझे उससे सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं थी। मुझ पर बस पनाह चाहिए थी, 2 वक्त की रोटी और इज्जत चाहिए थी। वैसे भी जितना कुछ मेरे साथ हो चुका था, मुझसे कोई और शरीफ आदमी शादी नहीं करने वाला था। मेरी खूबसूरती मेरे लिए लानत बन गई थी और मेरी किस्मत ने मुझे हमेशा धोखा ही दिया था। मेरी किस्मत के में सिवाय ज़िल्लत के और कुछ भी नहीं लिखा था। मेरी किस्मत थी, पर मैं हैरान हुई कि वो मुझे शादी करके घर में ले आया। एक बेड था इस कमरे में, जिसके ऊपर स्टेज भी लगी हुई थी। मैं हैरान रह गई कि इस फ़कीर के पास एक घर और यह सब सामान कैसे पूरा कर लिया। खैर मैं यहाँ पर बैठ गई। वहाँ पर कुछ कपड़े भी रखे हुए थे। उसने कहा कि तैयार हो जाओ, तुम जैसी भी हो मेरे लिए तो मेरी दुल्हन हो। मैं भी मुँह हाथ धो के आता हूँ। मैंने सोचने लगी कि यहाँ उसको मुँह हाथ धोने की ज़रूरत है। मैं तैयार होकर स्टेज पर बैठी थी कि जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसको सामने देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आप तो मर गए थे अब, पर यहाँ कैसे आ गए? मैंने अपना सर पकड़ लिया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह फिर से मेरे पास बैठा हुआ था। मैं फिर से चीख उठी। उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया और कहा कि मेरी बात गौर से सुनो। उसने कहा कि मैं मरा नहीं था, मुझे जहर दे दिया गया था, लेकिन मैं ज़िंदा था। पर मैंने डॉक्टर्स को कहा था कि वह मुझे मरा हुआ साबित करे, और उसके बाद क्या हुआ, मेरा मरा हुआ चेहरा देखा था। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा भटकाया गया कि ऐसा घुमाया कि मैं तो कुछ भी नहीं देख सकी। उसने कहा कि मैंने जानबूझ के अपने आप को मरा हुआ साबित किया था, क्योंकि अगर मैं बच जाता तो वो सारे मिलकर फिर से मेरे खिलाफ साजिश करते। उन्होंने बहुत बड़ा जाल बिछाया था मेरी जायदाद हासिल करने के लिए, और मेरे सौतेली माँ ने ये सब कुछ किया था। उन्होंने तुम्हें एक तरफ कर दिया और मुझे भी भटका दिया। मैं बच तो गया, लेकिन ये जहर ने मुझे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी। मैं 2-2.5 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा। पता नहीं किस तरह से मुझे बचा लिया गया। मेरा एक दोस्त था जिसने मेरी मदद की थी। मेरी सेहत का सफ़र बहुत ही सुस्त राफी से चल रहा था। रोज़ ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा, और न जाने कितने अरसे के बाद मैं ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर पता चला कि तुम्हें जेल में भेज दिया गया है। मैंने ही उस वकील औरत को वहाँ पर भेजा था और तुम्हें निकलवाया था। तुम्हें निकलवाना भी बहुत मुश्किल था, और मैं अपने आप को ज़िंदा साबित नहीं करना चाहता था। मैंने किसी तरह तुम्हें बाहर निकलवाया और तुम्हारे पीछे पीछे ही रहा था। फ़कीर का हुलिया बनाकर आया। उन लोगों ने जिस जायदाद पर कब्जा किया है वो शायद 70% है, लेकिन अभी भी 30% जायदाद मेरे पास है। लेकिन मैं खून खराबा नहीं चाहता। वो लोग कभी भी हमें जीने नहीं देते, इसलिए अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बस तुम मुझे वापस मिल गई हो और हम दूसरे शहर को चले जाएंगे, जहाँ मेरे बाबा का एक और बंगला था और कोई थोड़ा बहुत कारोबार भी। हम वहीं रहेंगे। मुझे माफ़ कर दो कि ये सब करने में मुझे बहुत वक्त लग गया, लेकिन तुम मेरी बीवी हो और मुझे याद भी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने पति के गले लगकर रोने लगी। मैंने उसे सब कुछ बताया। वह भी बहुत अजीब हालत में आ गया था, और उसने कहा कि यह सबको एक ख्वाब समझ के भूल जाओ। लेकिन फिर भी हम लोग साथ में थे, और हमारा साथ ही हमारी ताकत बन गया। और उस दिन से आज तक मैं अपने पति के साथ ही रह रही हूँ, और हमारे जीवन में अब हर तरीके की खुशियाँ हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।